नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चार सचिव पर गिरी निलंबन की गाज, लापरवाही और अनियमितता का लगा आरोप। डॉक्टरों ने एक बार फिर गांव में नौकरी करने से किया इनकार। प्रदेश सरकार जुर्माने लगाने की कर रही तैयारी। 22 लाख रुपए स्वीकृति के बाद नहीं पहुंची जिला अस्पताल में एक्सरे मशीन। रोजाना आधा सैकड़ा मरीज हो रहे परेशान। कृषक ऋण माफी का दूसरा चरण शुरू। गुलाबी आवेदन पर होगा 24 दिसंबर से निराकरण। शनिवार को सरेखा बाईपास पर हटेगा अतिक्रमण। 80 फीट का दिखाई देगा बाईपास। 12 वर्ष से बहिष्कार का दर्द झेल रहा एक परिवार। लालबर्रा के पांढरवानी का मामला। धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी। मंडियों पर गहराने लगा कमाई का संकट। और प्रजक समाज ने मनाई गाड़गे बाबा की 63वीं पुण्यतिथि। शहर में हुए विविध कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीते दिनों बड़े स्तर पर डॉक्टरों की भर्ती की गई। लेकिन पूर्व की तरह एक बार फिर डॉक्टरों ने शासन को ठेंगा दिखाते हुए भर्ती प्रक्रिया में भाग तो लिया, लेकिन नौकरी करने नहीं आए। अब सरकार ऐसे डॉक्टरों पर जुर्माना और उनके रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी कर रही है। जिले के भीतर भी यही हाल दिखाई दे रहा है कि 16 डॉक्टरों की नवीन पदस्थापना की गई थी, जिसमें से महज 5 डॉक्टरों ने 2 महीने का समय बीत जाने के बाद ज्वाइन किया। वहीं 11 डॉक्टर अभी भी नौकरी करने नहीं आए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरसी पन्निका के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अधिकांश ज्वाइन नहीं करने वाले डॉक्टरों ने पीजी परीक्षा में शामिल होने का हवाला दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नौकरी नहीं ज्वाइन करने वाले और गाँव में नौकरी से किनारा करने वाले डॉक्टरों पर जुर्माना और उनके रजिस्ट्रेशन रद्द करने की योजना बना ली। प्रख्यात समाज सुधारक और स्वच्छता अभियान के जनक राष्ट्रीय संत गाड़गे बाबा का महापरिनिर्वाण दिवस और 63वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर शहर भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर शहर के वार्ड नंबर 24 और देवी तालाब चौक में जिला धोबी रजक समाज के द्वारा गाड़गे बाबा की पुण्यतिथि मनाई गई। देवी तालाब चौक में गाड़गे बाबा की प्रतिमा लगाए जाने की भी जानकारी दी गई। दिसंबर को गाड़गे बाबा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस वर्ष भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें हमेशा जो उनके सिद्धांत है उससे अवगत कराया जाता है और आगे जो उनके मार्गदर्शन में चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा हम सभी अपने समिति और आए हुए जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनको हमेशा कहते हैं कि बाबा जी के मार्गदर्शन में चलो। और स्वच्छता अभियान के बारे में मैं कहूँगा कि जो उन्होंने शुरू से ही स्वच्छता अभियान के तहत जो हमारे संत गाड़गे महाराज जी की 63वीं वर्ष पुण्यतिथि है का कार्यक्रम आयोजन किया गया है देवी तालाब के पास। यहाँ उनके मूर्ति भी स्थापित के लिए नगर पालिका से इस क्षेत्र का नाम संत गाड़गे महाराज के नाम से रखा जाना चाहिए। ये परिषद अध्यक्ष समिति में पास हो चुका है। और जहाँ तक है तो मूर्ति स्थापित का तो इसके लिए भी हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और इस वार्ड के पार्षद महोदय जो हमारे सोनू आहिरवार हैं और साथ में हमारे समाज लोग सभी भिड़ के ये कोशिश करने में लगे हैं कि यहाँ हमारे संत गाड़गे महाराज जी की मूर्ति। वर्तमान समय में बैंकों के माध्यम से होने वाले साइबर अपराध को रोकने के लिए कालीपुतली स्थित कोऑपरेटिव बैंक की जिला शाखा में पुलिस के द्वारा जिले भर के शाखा प्रबंधक को जानकारियां दी गई।
कोऑपरेटिव बैंक कालीपुतली शाखा के प्रबंधक आशीष मिश्रा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के माध्यम से कोऑपरेटिव बैंक के सभी शाखा प्रबंधकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि साइबर क्राइम से बचने के लिए उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और बैंकों में आने वाले ग्राहकों को उन्हें क्या जानकारी देना है। महिलाओं से संबंधित है और महिलाएं भी मोस्टली वही महिलाएं हैं जो लगभग 15 से 35 का एज ग्रुप रखती हैं, क्योंकि यही सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय रहती है। इनके ऊपर वालों को तो अपने बच्चों में और नाती पोतों में मस्त हो जाती है, उनको व्हाट्सएप से फेसबुक से कोई मतलब नहीं रहता। 15 से 35 एज ग्रुप की जो लड़कियां हैं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं और एक्टिवेशन में क्या होता है, हमने जो कहा ना मेरे दिल में जो बात होकर मेरे तक सीमित है तो वो राज है, और जैसे ही मैंने अपने पार्टनर को शेयर की, दोस्त को शेयर की, सहेली को शेयर की, वैसे वो बातें फिर गोल गोल हो जाती है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें समस्त शाखा प्रबंधकों को, बैंक के कर्मचारियों को ये मार्गदर्शित किया जाएगा जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उनसे सावधानी लेने के लिए क्या करना चाहिए। एसपी साहब के सहयोग से पुलिस अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और वो समस्त शाखा प्रबंधकों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जिनके माध्यम से साइबर फ्रॉड होता है, ऐसे कौन कौन से साइट्स हैं जिनको नहीं खोलना चाहिए। जिला अस्पताल में बीते 1 महीने से एक्सरे मशीन बंद होने की वजह से रोजाना 50 मरीजों को निजी अस्पतालों में एक्सरे करवाना पड़ रहा है। अस्पताल में पदस्थ एक्सरे टेक्नीशियन अशोक कुमार सेन ने बताया कि 22 लाख रुपए स्वीकृत होने की जानकारी उन्हें मिली है। इमरजेंसी केस वाले मरीजों का छोटी मशीन से एक्सरे किया जा रहा है, बाकी मरीजों को बाहर से एक्सरे करवाना पड़ रहा है। 300 mA की मशीन लगभग 1 माह से बंद है, जिसको इंजीनियर के द्वारा ये बताया गया है कि अब ये मशीन नहीं सुधर पाएगी, जिसमें हमारे श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा माननीय मंत्री महोदय प्रदीप जायसवाल से चर्चा भी की गई है। तो जल्दी से जल्दी मतलब मशीन आ जाएगी, जिसके लिए 22 लाख रुपए सैंक्शन हुआ है। तो अभी एक्सरे कैसे अति आवश्यक एक्सरे हम जो एसएनसीयू की छोटी मशीन है हमारी 60 mA की, उससे अति आवश्यक एक्सरे कर रहे हैं, बाकी बाहरी एक्सरे बंद है। आपको बता दें कि एक्सरे मशीन के बंद होने के कारण मरीज इस कक्ष की ओर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नई एक्सरे मशीन लगाए जाने के लिए जिला अस्पताल के द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखना अब यह है कि मरीजों को कब तक जिला अस्पताल की एक्सरे मशीन का लाभ मिलना प्रारंभ होता है। स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण अभियान में छूटे हुए बच्चों को पुनः टीकाकरण किए जाने को लेकर विभाग के द्वारा मिशन इंद्रधनुष का क्रियान्वयन किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अमले के द्वारा घर घर जाकर इस अभियान को दिशा दी गई। कर्मचारियों के सार्थक प्रयास के चलते मिशन इंद्रधनुष के 100% नतीजे सामने आए। इस संदर्भ में सीएमएचओ आरसी पनिका ने कहा कि शासन के निर्देश के तहत जिले में मिशन इंद्रधनुष का क्रियान्वयन किया गया था, जिसके नतीजे काफी बेहतर आए हैं। जितने बच्चे छूट गए थे हमारे पहले जो रूटीन इम्यूनाइजेशन हम कर रहे थे, तो कुछ बच्चे बाहर चले गए थे या कहीं किसी कारणवश वो हमारे टीकाकरण सत्र में उपस्थित नहीं हुए थे। ऐसे सभी बच्चों की हमने सर्वे करके सूची तैयार की थी और हमारी जो लिस्ट है उसी लिस्ट के आधार पर फिर हमने कैंप का शेड्यूल तैयार किया कि इस तारीख को इस जगह पे मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। उसमें एएनएम आएंगी और आशा कार्यकर्ता सारे उन बच्चों को पुनः उस स्थान पर लाएंगे जिनकी सूची उन्होंने तैयार की है। उसी कार्यक्रम में हम लोगों का ये लक्ष्य रहा है कि 100% बच्चों को इसमें ला के टीकाकरण करें और वही काम किया गया है। ये कब तक चलना है? ये समाप्त हो गया हमारा वो टीकाकरण। शासन के द्वारा इस सत्र से कक्षा 5वीं एवं कक्षा 8वीं को बोर्ड किए जाने के बाद शिक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और यहां प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी शासकीय स्कूलों के नतीजे औसत या बेहतर आए, जिसके लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में प्राथमिक स्कूलों में पदस्थ अंग्रेजी विषय के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जहां उन्हें वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से मेंटर्स प्रशिक्षित कर रहे हैं। कक्षा 5वीं एवं कक्षा 8वीं बोर्ड होने के बाद शिक्षकों में पूरी तरह से आत्मविश्वास नजर आ रहा है। बोर्ड आधारित परीक्षा के संदर्भ में शिक्षकों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। वहीं मेंटर श्री सहारे का कहना है कि शासन की मंशा के अनुरूप हम यही प्रयास कर रहे हैं कि सी व डी ग्रेड के बच्चों को 33% से अधिक की ओर ले जाया जाए। वहीं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर तकनीकी त्रुटि भी साफ नजर आई। इंग्लिश कक्षा 5वीं में पढ़ाने वाले इंग्लिश वर्चुअल क्लास ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, जैसे अभी आप जो पढ़ाते हैं किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं सब्जेक्टिव विषय में?
एक्चुअली सर रूरल एरियाज़ में बहुत सारी दिक्कतें आती क्योंकि उनके डेली लाइफ में कंबाइंड नहीं रहता और ऊपर से उन्हें हर चीज़ की उतनी जानकारी नहीं रहती, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है इंग्लिश पढ़ाने में। अच्छा, जहाँ पर आप पदस्थ थी कितने बच्चे हैं सर? 21। अच्छा, इनको जो प्रॉपरली जो आप पढ़ाते होंगे तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या देखने में आती है? वो एक तो प्रोनाउंस नहीं कर सकते, ओके, और फिर उन्हें मीनिंग्स भी नहीं पता होती है बहुत सी चीज़ों की। अंग्रेजी पढ़ाने की यानी जो कठिनाई हो रही है पढ़ाने में सभी स्कूलों में, उसी के तारतम्य में यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्चुअल क्लासेस कहलाती है। ये कब से स्टार्ट है सर? ये 19 तारीख मतलब कल से। तो अभी तक आपको क्या क्या ऐसा जानकारी दी गई है जो आपके स्कूल में उपयोगी होगी? वैसे तो बहुत सी जानकारी दी गई है यहाँ पे। जो यानी बच्चा सर, शासन की ऐसी मंशा है कि एक बहुत बड़ा भाग जो है 60% का भाग जो है 10-10, 5-5 नंबर के लिए पिछड़ जाता है। ऐसी स्थिति में उस भाग को मोटिवेट करने के उद्देश्य से वो उन बच्चों को कैसे पास किया जाए, कैसे उनको 33% मार्क्स से ऊपर ले जाया जाए, तो उन हार्ड स्पार्ट्स को शेयर करने के लिए वर्चुअल क्लास शासन द्वारा ली जा रही है। और हम उन बच्चों के लिए जो C और D ग्रेड में रह जाते हैं या 2-4-5 नंबर के लिए उनका वर्ष खराब होने की स्थिति में आ जाता है, उनको मुख्य धारा से जोड़ना। स्कूली छात्रों को जिले के विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली एवं अन्य स्थलों की जानकारी के लिए शासन के द्वारा शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम बनाया गया है, ताकि छात्र अध्यापन के अलावा अन्य गतिविधियों में भी शामिल हो सके। इन्हीं निर्देशों के परिपालन में आज जय हिंद टॉकीज प्राथमिक स्कूल के छात्रों ने नगर के पुरातत्व संग्रहालय, मोती तालाब एवं मिट्टी परीक्षण केंद्र का भ्रमण किया। इस संदर्भ में स्कूल की शिक्षिका ममता कर्ण ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देश के तहत बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण कराया जाना है। इसी के तहत आज बच्चों को नगर के विभिन्न स्थलों का अवलोकन कराते हुए आवश्यक जानकारियां प्रदान की गई। हमको सरकारी स्कूलों में कुछ ऐसे प्रावधान आए हैं जिससे आसपास की खोज के बारे में बच्चों को जानकारी उपलब्ध कराना है। क्योंकि हम यहाँ रहते हुए भी इन चीज़ों से अनभिज्ञ थे, इसलिए हमने बच्चों को यहाँ लाया और बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ हमने देखा। बच्चे भी बहुत खुश हुए, बहुत ही उनको ज्ञानवर्धन मिला उन बच्चों चीज़ों। अच्छा, इसके अलावा और कहाँ ले गए? अभी हम इनको मोती गार्डन ले गए, जहाँ इनको वो पेड़ पौधों की विभिन्नता, विभिन्न प्रकार के पेड़ पशु पक्षियों के बारे में भी वहाँ इनकी जानकारी दिलवाई। फिर हम मिट्टी परीक्षण केंद्र भी वहाँ ले गए, तो वहाँ उतने अच्छे से तो बस। शासन द्वारा किसानों की कर्ज माफी का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। इस कड़ी में ऐसे किसान जिन्होंने 1 लाख तक का कर्ज लिया था और गुलाबी फॉर्म पर आवेदन किया था, उनका निराकरण शुरू किया जा रहा है। जिला सहकारी मर्यादित बैंक के फील्ड अधिकारी राजेश नकपुरे ने बताया कि 24 से 31 दिसंबर के मध्य शाखा स्तर पर गुलाबी फॉर्म आवेदन पर निराकरण किया जाएगा। सभी किसानों से यही कहा जा रहा है कि वे शाखा स्तर पर पहुंचकर अपने काम का निराकरण करवा ले, जिससे उन्हें योजना का लाभ मिल सकेगा। अभी शासन की ऋण माफी की द्वितीय चरण की योजना शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें कृषकों ने जो गुलाबी आवेदन भरा था उनका निराकरण किया जाना है। इस हेतु शाखा स्तर पर किसान पहुंचेंगे और जिनने गुलाबी आवेदन पंचायतों में भरा था और उसमें जो आपत्तियां लगाई थी उसका शाखा स्तर पर निराकरण किया जाएगा। इसके लिए शाखा स्तर पर 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लगातार निराकरण का कार्यक्रम आयोजित कर दिया गया है पूरे जिले के लिए। शुक्रवार की सुबह जिला प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने सरेखा बाईपास रोड पर अतिक्रमण हटाने से पहले नाप का कार्य शुरू किया। इस दौरान नाप करने पहुंचे कर्मचारी और प्रत्यक्षदर्शियों के पैरों तले जमीन खसक गई जब उन्होंने सरकारी नाप के अनुसार अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए कब्जे को देखा। कुछ लोगों ने प्रशासन के अमले से गलत नाप करने की बात कहते हुए वर्षों से स्थान पर व्यापार चलाने की बात कही। प्रशासन के अमले ने अतिक्रमणकारियों से जमीन के दस्तावेज लाने के आदेश दिए, वरना अतिक्रमण की मुहिम के दौरान पक्के निर्माण कार्य तोड़ने की चेतावनी दी गई। कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार आज सरेखा रोड में अतिक्रमण चिन्हांकित करने का आदेश दिया गया था। आज हम सवेरे 8 बजे से ये कार्य चालू कर दिए अतिक्रमण हटाने के लिए। चिन्हांकित होगा, उसके बाद फिर वो कल 8 बजे से सरेखा रेलवे क्रॉसिंग से कोसमी रोड तक। यानी कल कितने रोड कितने फीट की बताई जा रही है? नक्शे में हमारे 80 फीट रोड है। अच्छा, और वर्तमान में कितनी दिख रही है? वर्तमान में तो कहीं 50 से कहीं 60।
शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की योजना के बाद जिले में संचालित कृषि उपज मंडियों से किसानों का मोह कम होता जा रहा है। नतीजा, मंडियों के आय के साधन कम हो गए हैं। ऐसी स्थिति में केवल रबी की फसल और समर्थन मूल्य धान खरीदी से बची फसल के भरोसे मंडियों की आय और व्यय चल रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में जिले के भीतर बालाघाट वारासिवनी में ही बेहतर तरीके से कृषि उपज मंडी का संचालन हो रहा है, जो धीरे धीरे समर्थन मूल्य की धान की वजह से प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। हालांकि वारासिवनी और खैरलांजी तहसील में पतला सुगंधित धान का उत्पादन अधिक होने की वजह से किसान उसे समर्थन मूल्य में नहीं बेचते और आज भी मंडियों में ही अपनी उपज बिक्री करते हैं। लेकिन यह हाल बालाघाट कृषि उपज मंडी में कम दिखाई दे रही है। वहीं अन्य स्थानों पर तो कृषि उपज मंडी खोलने या उसे संचालित करने का सवाल ही नहीं उठता। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिले के खिरनापुर और लामटा में तो लाखों रुपए खर्च कर कृषि उपज मंडी के लिए जमीन स्वीकृत कर भवन निर्माण कार्य करवाया गया, लेकिन शासन द्वारा दूसरी नीति के उसे खुलने से पहले ही बंद कर दिया गया। यही हाल बैयर बिरसा परसवाड़ा तहसील में है, जहां पर कृषि उपज मंडी खुलने पर कभी विचार भी नहीं किया गया। लांजी के हालात तो और अधिक खराब हैं। यहाँ पर खरीफ की फसल की तो जैसे तैसे समर्थन मूल्य पर बिक्री हो जाती है, लेकिन रबी की फसल महाराष्ट्र ले जाकर बेचना पड़ता है। मंडी के जिम्मेदार अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की वजह से मंडियों में धान की बिक्री और आवक कम हो चुकी है। गांव-गांव सोसाइटी खुली हुई है, किसान अधिकांश गाँव से जो आते थे वो सोसाइटी में माल बेच रहे धान, इसलिए यहाँ तक नहीं आ पा रहा है किसान। बालाघाट जिले में ऐसे कितने धान व्यापारी रजिस्टर्ड है जो धान खरीदी करते हैं? रजिस्टर्ड व्यापारी तो 180 के लगभग है, लेकिन धान खरीदने वाले व्यापारियों की संख्या 25-30 है। लालबर्रा के ग्राम पंचायत पांडरवानी के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 13 में निवासी 60 वर्षीय ललकू पिता मुन्ने बाहेश्वर जाति मरार ने शिकायत में बताया कि लगभग 12 वर्षों से उसे जाति समाज से बाहर कर दिया गया है। इस परिवार से बातचीत करने और जाति समाज के लोगों के घरों में आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीड़ित परिवार ने गत 17 दिसंबर को जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। श्री बाहेश्वर ने बताया कि उसके भाई सुरेश के बीच संपत्ति को लेकर वाद विवाद हुआ था और मामला ग्राम की जाति मरार सभा में गया, जहां जाति समाज के द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया एवं समाज के कहने पर गांव एवं पास पड़ोस के जाति समाज के लोगों के द्वारा किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम या किसी भी मौके पर बुलाया नहीं जाता है और पूरी तरह हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। उसके परिवार को किसी जाति समाज में किसी के घर आने जाने से रोककर अपमानित किया जाता है। हमारे साथ समस्या है सर, हमारे बाप के ज़माने से हम जात से बंद कर दिए। इन लोगों ने हमको कोई काम क्रिया में कुछ में नहीं बुलाते चाहते। किसी लड़की बच्ची को हमने गोद में खिलाया खुदाया, उनके अगर देखने चले गए तो वहाँ से ढकेल के हमको भगा दिया जाता है। कितने कौन कौन हैं आपके परिवार में सदस्य? हम दो हैं बच्चे, एक है। तो क्या घटना हुई थी आपके साथ में, कैसे विवाद हुआ? हमारे साथ ये लोग कहीं भी यानी भाई भाई के हमारे हिस्से बंटवारे का मामले बोले थे, ये लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, उल्टा हमारा कुछ कर नहीं सकते ये लोग, ना करते। और हमको कोई काम क्रिया में कहीं बुलाते भी नहीं, कुछ भी नहीं। और हमारी तरफ से जो गवाह देता है बोलता है उनको भी जांच से बंद कर दिए इनने। श्री बाहेश्वर ने बताया कि जबकि उनका विवाद कोई बड़ा मामला नहीं था, पूर्व में इस विवाद को सुलझाने के लिए उसके द्वारा 2051 रुपए दिए गए थे, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो पाई, जिससे लंबे समय से वह व उनके परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। आवेदक श्री बाहेश्वर ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए जाति समाज में अपमानित व प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही करते हुए न्याय दिलाने की मांग की है। हमसे भी जुर्माना लिए इन लोगों ने। किन लोगों ने जुर्माना लिया? यही कैलाश, शिवलाल, प्रताप। और इनको जुर्माना देने के बाद भी हम दोनों भाई के बीच में इनने कोई चीज़ का निर्णय नहीं किया आज तक, न कुछ हुआ। ये लड़ाई झगड़ा करके उल्टा हमारी कॉलर पकड़ते हैं और हमने अपने बाप को रोड में बैठा लिया, जहाँ बैठाते थे वहाँ बैठने नहीं दिए इन लोग। वारासिवनी बस स्टैंड में 20 दिसंबर को स्नेह फाउंडेशन व नगर पालिका परिषद के तत्वाधान में थैला बैंक की शुरुआत की गई। थैला बैंक खोलने की क्यों आवश्यकता पड़ी और ये किस प्रकार वारासिवनी को पॉलीथिन मुक्त कराने में अपना सहयोग देगा, इस पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालकर उपस्थित जनों द्वारा बताया गया। 12 तारीख से 12 दिसंबर से यह
अभियान शुरू किया है प्लास्टिक मुक्त वारासिवनी। इसके तहत हमने 18 तारीख को जन जागरूकता रैली निकाली थी, जिसमें हमको नगर पालिका एवं पत्रकार संघ का पूरा सहयोग मिला था। हम इसके लिए नगर पालिका एवं पत्रकार संघ को धन्यवाद देते हैं और आज से हम अपने थैला बैंक का यहाँ उद्घाटन करने जा रहे हैं और आप सबसे अपील करते हैं कि सब लोग। साथ ही उपस्थित जनों व नगरवासियों से अपील की गई है कि सभी मार्केट थैला लेकर जाएं, पॉलिथीन और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि ये जागरूकता का विषय है। थैला बैंक में आकर थैले का उपयोग करें। इस अवसर पर स्नेह फाउंडेशन पदाधिकारी सदस्य सहित गणमान्य नागरिक व नगर पालिका अमला मौजूद रहा। तो मैं जो उत्साह देखा हमारी भाभीयों में, जब हम परसों निकले थे शहर में, जब पूरा शहर घूमे हम, तो हमारे साथ साथ पूरी भाभियाँ आती तक हर दुकानदार जाकर भी समझाई थी। वो देख के लग रहा था कि ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, इनकी इच्छा शक्ति, मुझे इनकी इच्छा शक्ति देखकर खुशी हुई। और आज पुनः मुझे हमारा सपना था कि हम लोगों पर जागरूक करेंगे, शहर में घूमेंगे। उसके बाद हमेशा ये बात आती थी कि पॉलीथीन क्यों नहीं खत्म हो रहा है, कि पॉलीथीन का विकल्प नहीं है। और विकल्प के अभाव में जैसे हमारे श्यामू सेठ है, जिनके लोग जाओगे ग्राहक आएगा मेहनती का, इनसे फल लेगा, तो मजबूरी में इनको उसके बाद थैला नहीं होने के कारण तो मजबूरी में इनको पॉलिसी देना पड़ेगा। और मैं आज बात जा रहा हूँ श्यामू सेठ, आज के बाद अपने निवेदन है जैसा अस्पाई ने कहा बस स्टैंड में ही है ना। आज के लालबर्रा में शासन के निर्देशानुसार स्थानीय जनपद शिक्षा केंद्र के सभा कक्ष में विकास खंड अंतर्गत संचालित शासकीय प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों का 19 और 20 दिसंबर को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षकों को स्कूली बच्चों में अंग्रेजी विषय की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास खंड स्रोत समन्वयक केजी बिसेन के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसमें विकास खंड अंतर्गत संचालित 176 प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को अंग्रेजी विषय पढ़ाने के लिए 2 चरणों में मास्टर ट्रेनर व भोपाल से प्रसारित कार्यक्रम को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। यहाँ पर आज प्राथमिक शाला के शिक्षक हैं और ये हमारी अंतिम बैच को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इंग्लिश विषय का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बार बोर्ड परीक्षाएं 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न पे हो रही है और बच्चों को अंग्रेजी में काफ़ी असुविधा होती है, फेल होते हैं अक्सर, तो उसमें अंग्रेजी की समझ बच्चों को हो, इस दृष्टि से शिक्षकों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कितने दिनों से चल रहा है प्रशिक्षण? ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण है और हमारी ये अंतिम बैच है, चौथी बैच है। इस बार इस समय 177 प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को इस प्रकार हमने आज प्रशिक्षण यहाँ पूरा कर लिया है। वारासिवनी नगर में स्थित जामा मस्जिद परिसर में मुस्लिम जमात के द्वारा 20 दिसंबर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप सिंह को धर्म के आधार पर लोकसभा में पास नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 का विरोध करते हुए भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत होना और भारतीय मुसलमानों को इससे अलग रखने के कारण इसे तत्काल रद्द करने या भारत में लगभग 25 करोड़ मुस्लिम आबादी को भविष्य में CAB के बहाने NRC में अलग थलग करने के खिलाफ वाले बिल को रद्द करने की मांग की है। गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है, NRC बोले या फिर CAB या CAA, जिसमें नागरिकता पेश करने के लिए जो बिल पास किया है, उसकी तमाम मुसलमान और भी कौम के लोग, जितने भी कौम के लोग हैं, हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में कि सब इसका विरोध कर रहे हैं। उसी की उस बिल की हम मजम्मत करते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं और SDM साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर। वही मुखालिफत के लिए वही कागज उनको सपोर्ट करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वारासिवनी मुस्लिम जमात के पदाधिकारियों ने बताया कि मुस्लिम जमात के लोग संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 25 करोड़ इस्लाम धर्म की आबादी है और केंद्र सरकार द्वारा संविधान में संशोधन का धर्म के आधार पर पड़ोसी देशों से आए समस्त गैर मुस्लिम शरणार्थी अपराधी जो 2014 तक भारत में 6 साल निवास कर रहे हैं, उन्हें धार्मिक आधार पर नागरिकता देने बाबत संशोधन विधेयक 10 दिसंबर को भारत में पास हो गया है और राज्यसभा में पास हो गया है। यह विधेयक स्वतंत्र भारत के संविधान सभा तथा संविधान के दर्ज उनकी मूल भावना धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। आज मुस्लिम समाज नागरिकता विधेयक बिल के खिलाफ माननीय राज्यपाल महोदय
के नाम से एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने यहाँ जमा हुई। और ये मैं समझता हूँ ये विधेयक जो है, हम भारतीय हैं, भारत में सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सब अमन और सुकून से रहते हैं। और इसमें ज़बरदस्ती का जो विवाद फैल रहा है ये गलत है। कोई भी जाति धर्म के लोग नहीं चाहते। गवर्नमेंट जो कर रही है इस विधेयक को वापस ले और इसमें समानता का अधिकार सबको दे। 20 दिसंबर को बालाघाट में प्रेमनगर गली नंबर 1 में संचालित भव्य फूड्स के किचन शेड को नगरपालिका द्वारा सख्ती से हटा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग एवं नगरपालिका के अमले द्वारा गत दिनों बालाघाट में प्रेमनगर गली नंबर 1 में संचालित भव्य फूड्स का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि वहां पर रोड किनारे लगे विद्युत ट्रांसफार्मर के बाजू में ही टीन का किचन शेड बनाया गया है और वहां पर खाद्य सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। इस पर भव्य फूड्स के संचालक को नोटिस दिया गया था कि हाई वोल्टेज की लाइन के ट्रांसफार्मर के पास और अतिक्रमण कर बनाए गए टीन के किचन शेड को हटाएं। लेकिन रेस्टोरेंट के संचालक ने किचन शेड को हटाने के लिए 15 दिनों का समय मांगने के बाद भी अब तक किचन शेड हटाया नहीं है। इस पर आज 20 दिसंबर को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा भव्य रेस्टोरेंट के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही की गई है और भव्य रेस्टोरेंट के शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए किचन शेड को नगरपालिका के अमले द्वारा हटा दिया गया है। वारासिवनी जनपद पंचायत में 20 दिसंबर को आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत में जारी मनरेगा कार्य की समीक्षा की गई और निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास के तहत जो मनरेगा से मस्ट्रोल 90 दिन का निकलना है उसे जल्दी निकालकर मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी उपलब्ध करवाएं। इस अवसर पर इंजीनियर, रोजगार सहायक, पीसीओ सहित जनपद अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। पुराना शौचालयों का सत्यापन किया गया था, उसमें कुछ विसंगति पाई गई है, कई जगह से कुछ शिकायतें भी हैं, तो एक बार पुनः उसका वेरिफिकेशन करवा रहे हैं कि जो शौचालय पूर्व में निर्मित कराए गए थे उनमें से जो भी शौचालय आज की स्थिति में अनुपयोगी बताए गए हैं, जीर्ण बताए गए हैं, तो उनको एक बार पुनः सत्यापन कराया गया कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। लालबर्रा तहसील के अंतर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संचालित 9 समितियों के माध्यम से 13 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 12 केंद्रों में धान खरीदी कार्य प्रारंभ हो चुका है। मात्र लालबर्रा समिति के अंतर्गत उपकेंद्र ददिया की मैपिंग नहीं होने से संबंधित पंजीकृत कृषक अपनी धान बेचने से वंचित हैं। प्रारंभ हुए धान खरीदी केंद्रों पर नजर डालें तो बकौड़ा स्थित निर्माणाधीन मंडी में मेरेगांव व लालबर्रा समिति के द्वारा खरीदी की जा रही है, जहां मेरेगांव समिति के द्वारा गत 6 दिसंबर से धान खरीदी कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। वहीं लालबर्रा समिति की मैपिंग लेट होने के बाद गत 17 दिसंबर से खरीदी कार्य प्रारंभ किया गया है। इसी तरह घोटी, टेंगनीकला, साले, मोहगांव, नेवरगांव, बहेगांव, जाम, छिंदलई, सिहोरा व धान खरीदी केंद्र कंजई में खरीदी कार्य प्रारंभ है। अभी तक हमारे 150 सदस्यों से 5,641 कुंटल खरीदी हो चुकी है। और परिवहन की क्या अवस्था? परिवहन भी कल से चालू हो गया, जिसमें 1140 कुंटल धान परिवहन हो चुका है। और सर जैसे 2 गांव छूटे हुए थे पूर्व में, तो उसमें जो 2 गांव मैपिंग में नहीं आए थे वो भी मैपिंग में आ गए हैं और उन भी कृषकों से हमने धान खरीदी प्रारंभ की। कौन से गांव थे? बकौड़ा और खाम। पद्मेश चर्चा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट ब्रांच लालबर्रा पर्यवेक्षक दिलीप कुमार लिल्हारे ने बताया कि लालबर्रा ब्रांच में 9 समितियां कार्यरत हैं, जिसके अंतर्गत 13 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें वर्तमान में 12 केंद्रों में धान खरीदी कार्य प्रारंभ हो गया है एवं एकमात्र उपकेंद्र ददिया की मैपिंग नहीं होने से खरीदी प्रारंभ नहीं हो पाई है। किन केंद्रों में अभी ये खरीदी लालबर्रा ब्लॉक ब्रांच के अंतर्गत हमारे 9 समितियां कार्यरत हैं, जिसमें 9 समिति के 13 केंद्र बनाए गए हैं। 13 केंद्र में अभी वर्तमान में आज दिनांक से अब नेवरगांव एवं बहगांव में भी आज से खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। चूँकि ददिया जो केंद्र है वह उसका अभी मैपिंग नहीं हुआ है और ददिया केंद्र में अभी खरीदी नहीं हो रही है। ददिया केंद्र बंद। वर्तमान में हमारे पास जो 10 केंद्र जो प्रारंभ थे, जिसमें 6/12/2019 से धान खरीदी का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें
कुल 10,629 कृषकों ने धान बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें से कुल कृषक संख्या 610 कृषकों ने 28,315 कुंटल 20 किलो धान। कार्य में लापरवाही और अनियमितता बरतने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रजनी सिंह ने 4 पंचायत के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। करवाही पंचायत के बिंदे सिंह धुर्वे, पांडुतला पंचायत के गेंदलाल मरकाम, सादाबोड़ी पंचायत के महेंद्र डहरवाल और पीपल गांव कला पंचायत के सीताराम घोरमारे, इन सभी 4 सचिव को प्रभाव से तत्काल निलंबित कर दिया गया है। इन 4 सचिव द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही, वित्तीय अनियमितता, शासन की राशि को समय पर खर्च नहीं करना और उनका दुरुपयोग करना जैसे आरोप लगे हैं। लांजी में बिना मंडी शुल्क के अनाज परिवहन करते हुए वाहन को जब्त कर मंडी शुल्क 24,706 रुपए की राशि शासन के खजाने में जमा करवाई गई है। तहसीलदार लांजी द्वारा 17 दिसंबर को लांजी में ट्रक क्रमांक MH16AY 1176 को लगभग 15 क्विंटल धान का परिवहन करते हुए पकड़ा गया था। ट्रक में परिवहन किए जा रहे धान के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। अध्यापक संवर्ग को राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें 7वां वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन जिले के विकास खंडों में पदस्थ डीडीओ द्वारा अब तक अध्यापक संवर्ग की समूह बीमा योजना की राशि नहीं काटी जा रही है और न ही उन्हें गृह आवास भत्ता का लाभ दिया जा रहा है, जिससे नाराज आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश की जिला इकाई ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने वेतनमान से GIS की राशि काटने और HRA की राशि जोड़े जाने की मांग की है। हमें 7वां वेतनमान मिल चुका है और 7वें वेतनमान में स्पष्टतः GIS काटने के, कटौती करने के आदेश हैं और HRA जोड़ने के आदेश हैं। 7वें वेतनमान में हम 1 माह की तनख्वाह ले चुके नवंबर पे दिसंबर में। उसमें हमारे अधिकतर जो डीडीओज हैं उन्होंने GIS की कटौती नहीं की। इस वजह से हमारे एक साथी कालकलवित हो गए। उनको 2.5 लाख रुपए मिलना था, वो नहीं मिल पाया, जबकि 27/7 के स्पष्टता आदेश है प्रमुख सचिव के शिक्षा विभाग के कि इनका GIS काटा जाए, इनका HRA जोड़ा जाए। इन परिस्थितियों में पूरे बालाघाट जिले में इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है डीडीओस के द्वारा। तो हमने आज माननीय कलेक्टर महोदय जी से चर्चा की है और उनको अवगत कराया है कि चूंकि हम लोग अब नियमित हो चुके। वारासिवनी मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत वारा में 19 दिसंबर से राजेशपुरी की स्मृति में जारी जिला स्तरीय प्रतियोगिता का समापन 20 दिसंबर को किया गया। यह कार्यक्रम पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, समाज सेवी गौरव सिंह पारधी के मुख्य आतिथ्य, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, भाजपा नेता छगन हनवत के प्रमुख आतिथ्य, विक्रम देशमुख के विशेष आतिथ्य में समापन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 19 दिसंबर को पट प्रतियोगिता का प्रारंभ कर बैलों की दौड़ करवाई गई, जिसमें विजय प्राप्त करने वाले बैलों को 20 दिसंबर को फाइनल दौड़ दौड़ाई गई। इस आयोजन में 1 से लेकर 25 तक इनाम का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता रखी गई है 2 दिवसीय, 19 तारीख और 20 तारीख का फाइनल। और पहले जो राजू पुरी गोस्वामी जो थे, हिंदी मास्टर थे, वारा के रहने वाले, उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम रखा गया, प्रतियोगिता रखी गई। कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य क्या रहता है? कार्यक्रम उद्देश्य इसके पीछे ये रहता है कि किसानों को जो है, इसमें तो अपने बालाघाट जिले में तो इसका बहुत विशेष महत्व है और जानवरों के प्रति उनकी सेवा, ये सारी चीज़ें ये प्रतियोगिता के कंपटीशन के कारण जो है लोग उनकी देखभाल बहुत अच्छी करते हैं, रुचि रखते हैं और सब लोग जुड़ते हैं। मेला मड़ई के जैसे हमारे उत्सव होते हैं, ये भी गांव-गांव में आयोजित होते हैं। अभी भी कार्यक्रम हैं 2-3 जगह।
कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी और चोरी के आरोप में फरार नाबालिग बालिका को शहर के वार्ड नंबर 4 बैहर चौकी से गिरफ्तार किया, जिसके पास से भटेरा चौकी रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित कपड़ा दुकान में चोरी किए गए करीब 40,000 रुपए और कपड़े जब्त किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्थाना खान वार्ड नंबर 1 सिद्धार्थ नगर बूढ़ी निवासी की भटेरा चौकी रेलवे क्रॉसिंग के पास कपड़े की दुकान है। 15 दिसंबर को नाबालिग द्वारा कपड़े की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। भरवेली में फकीरा क्लब के तत्वाधान में दुर्गा चौक मैदान में आयोजित ओपन ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट शनिवार को पुलिस बॉयज बालाघाट और भरवेली 11 के बीच खिताबी मुकाबला शनिवार को दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को 2 सेमीफाइनल मैच में पुलिस बॉयज बालाघाट ने युवराज स्पोर्टिंग क्लब बस्तर को 1-0 से शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मैच में भरवेली 11 और पुसद 11 मुंबई के मध्य खेला गया, जिसमें पूरे मैच के दौरान दोनों ही टीमें एक भी गोल नहीं दाग पाई और समय समाप्त होने पर दोनों टीमों का स्कोर 0-0 रहा, जिसके चलते इस सेमीफाइनल मैच का निर्णय पेनाल्टी शूट के द्वारा लिया गया, जिसमें सेकंड हाफ के बाद दोनों टीमों को 5-5 गोल दागने का अवसर दिया गया, जिसमें पुसद क्लब मुंबई ने 3 गोल दागे, वहीं भरवेली 11 ने 4 गोल दागकर जीत हासिल की और फाइनल में प्रवेश किया। गुड यार, गुड, बहुत प्यारा यार। टूर्नामेंट क्लब के तत्वाधान में अपना ऑल इंडिया ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। कितने दिवसीय टूर्नामेंट था? 8 दिवसीय। कब से प्रारंभ था ये टूर्नामेंट? ये 14/12/2019 से प्रारंभ है। इसका समापन कल 21/12/2019 को किया जाएगा। कौन कौन टीमों के मध्य मैच खेले गए? आज का सेमीफाइनल मैच खेला गया युवराज स्पोर्टिंग बस्तर वर्सेस पुलिस बॉयज़ बालाघाट, जिसमें पुलिस बॉयज़ 1-0 से विजयी रही। दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला गया भरवेली 11 भरवेली वर्सेस पुसद 11 मुंबई के मध्य, जिसमें भरवेली 11 ट्राई ब्रेकर के जरिए विजयी रही। और फाइनल मैच कौन कौन टीमों के मध्य खेला जाएगा? फाइनल मैच खेला जाएगा पुलिस बॉयज़ बालाघाट। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चार सचिव पर गिरी निलंबन की गाज, लापरवाही और अनियमितता का लगा आरोप। डॉक्टरों ने एक बार फिर गांव में नौकरी करने से किया इनकार, प्रदेश सरकार जुर्माने लगाने की कर रही तैयारी। 22 लाख रुपए स्वीकृति के बाद नहीं पहुंची जिला अस्पताल में एक्सरे मशीन, रोजाना आधा सैकड़ा मरीज हो रहे परेशान। कृषक ऋण माफी का दूसरा चरण शुरू, गुलाबी आवेदन पर होगा 24 दिसंबर से निराकरण। शनिवार को सरेखा बाईपास पर हटेगा अतिक्रमण, 80 फीट का दिखाई देगा बाईपास। 12 वर्ष से बहिष्कार का दर्द झेल रहा एक परिवार, लालबर्रा के पांढरवानी का मामला। धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी, मंडियों पर गहराने लगा कमाई का संकट। और ब्रजक समाज ने मनाई गाड़गे बाबा की 63वीं पुण्यतिथि, शहर में हुए विविध कार्यक्रम। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Audio Jungle.